अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तेज़ी मंदी। बहुत सारी चीज़ें इकॉनमी से जुड़ी, बहुत सारी चीज़ें हमारी मईशत से इस वक्त जुड़ी हैं, लेकिन मईशत को किन चीज़ों का फ़ायदा हो रहा है और किन चीज़ों की वजह से हमारी मईशत पर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा है, इस पर आज बात करेंगे। FATF ने एक बार फिर पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने का फैसला किया है। फरवरी तक ये तलवार मज़ीद लटक गई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन इस पर तो चले बात होती रहेगी। स्टॉक मार्केट, कभी अच्छी खबर कभी बुरी खबर, एक साथ मिला जुला रुझान, कभी तेज़ी कभी मंदी। आज मंदी के बादल छाए। डॉलर 174 से ऊपर चला गया। ये बुलंद तरीन सतह है पाकिस्तान में बेकदरी की रुपए की डॉलर के मुकाबले में। फिर पाकिस्तान महंगाई के एतबार से चौथा मुल्क बन चुका है दुनिया भर में, दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, जिसको गवर्नमेंट के जो हुकाम है, गवर्नमेंट की जो जितनी मशीनरी है, वो इस पर बहुत ज़्यादा वजाहतें भी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें भी कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हकीकत यह है कि पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज़्यादा है। ज़र मुबादला के ज़खायर 1 अरब 64 करोड़ 60 लाख डॉलर की कमी वाक़ई हुई। IMF से मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन कोई टाइम फ्रेम नहीं दिया जा सकता। रज़ा बाकिर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ कुछ बात की थी, उस पर भी मैं बात करूँगा। उन्होंने कहा था कि रुपए की बेकदरी से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो रहा है। अच्छा, अजीब सी बात है। बहरहाल पहली सहमाही में करंट अकाउंट खसारा सालाना हदफ से भी बढ़ चुका है। ये सारे मामला है, इस पर बात करेंगे। हारून अस्करी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। बैरिस्टर वकास अब्रेज माहिर कानून है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। FATF के मामले पर उनसे बात होगी और टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से भी उनसे बात होगी। राना एहसान अफजल खान साहब माहिर माशियात हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हजरात का। हारून साहब, सर शुरू आपसे ही होगा। सर क्या हो रहा है सर स्टॉक मार्केट में? बहुत लंबे अरसे से देख रहा हूँ, एक रोज़ बेहतर तो एक रोज़ ख़राबी आ जाती है। बहुत जल्दी दबाव में आ रही है स्टॉक मार्केट। 45, 44 और 43 ये तीन हदूद हैं जिसके बीच में मार्केट इस वक्त कारोबार कर रही है। जी शुक्रिया अरसलान, मुझे इनवाइट किया स्टॉक के से और स्टॉक मार्केट हवाले। देखिए, दो तीन बातें मैं चाहूँगा कि आपके नाजरीन के सामने रखूँ। पहली बात ये कि हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं, उनके जो प्रॉफिट्स हैं उनमें किसी माह सिवा चंद कंपनियों के प्रॉफिटेबिलिटी बेहतर नज़र आती है। इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है वो बहुत सारी बातों की वजह से, जिसमें इन्फ्लेशन नंबर 1, डॉलर की प्राइस नंबर 2, IMF के साथ जो निगोसिएशन हो रही है वो नंबर 3, और फटाफ का जिस तरह आपने जिक्र किया उसका नतीजा जो आज आने वाला था, जो कि आ चुका, उसकी वजह से इन्वेस्टर सेंटिमेंट जो है वो नेगेटिव है। और ख़ास तौर से इन्फ्लेशन के हवाले से इन्वेस्टर जो है वो काफ़ी वरीड नज़र आता है। लिहाजा पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा कि 47,000 के ऊपर जब मार्केट ने कंसोलिडेट किया, तकरीबन कोई 3 माह के अरसे तक हम समझ रहे थे कि चूंकि अच्छे नतीजे आ रहे हैं लिस्टेड कंपनियों के, तो इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट इम्प्रूव करेगी। लेकिन इन्वेस्टर सेंटिमेंट ने साथ नहीं दिया, खास तौर से डॉलर की प्राइस रुपये के मुकाबले में मुस्तकिल गिरावट का शिकार रही। अच्छा, मैं हारून साहब सर, मैं चाहूँगा कि जो आप मैं एक आपकी बात भी कंप्लीट करता हूँ, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो बाकियों को भी ज़रा इन करते हैं, फिर आपसे मैं ज़रा डॉलर पर भी बात करूँगा आज। राना साहब, पहले आपसे मैं इसलिए पूछूंगा चूँकि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट ओपिनियन इसी सेगमेंट के लास्ट में वकास अब्रेज से लेना चाहूँगा FATF पे, इसलिए पहले आप लोगों से मैं इस पर बात कर रहा हूँ। राना साहब, एक बार फिर FATF की तलवार लटक गई है। क्या हमारे लिए, हमें ये समझ ज़रा थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, हमारी मईशत के लिए कितना बड़ा दबाव होता है जब FATF वाला मामला एक बार फिर लंबे लंबे मामलात पर टल जाता है कि हम फरवरी में जाएंगे, फरवरी से हम दोबारा जून जुलाई में देखते हैं, फिर हम नवंबर का सेशन देखते हैं। तो ये हमें ज़रा समझाएं। देखिए, बिल्कुल इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है, क्योंकि आप एक ग्लोबल इकोनॉमी में रह रहे हैं, और जब आपको FATF जो है वो ग्रे लिस्ट में रखती है, तो आपके जो डिफरेंट कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज, वो आपसे ट्रेड करने में उनके ऊपर पाबंदी भी होती है, और वो फिर घबराती भी है कि लॉन्ग टर्म आपके साथ कैसे चलें। तो क्योंकि इसका भी चांस होता है कि आप ग्रे से ब्लैक में आ जाएं। लेकिन अभी जो नजर आ रहा है वो ये है कि तकरीबन पाकिस्तान की कंप्लायंस जो है वो मुकम्मल हो गई है। जो इन्होंने अभी हमें ग्रे लिस्ट में रखा है, उसकी वजूहात जो ये बयान करते हैं, उनमें से
मेजर ये है कि यूएन डेजिग्नेटेड जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके खिलाफ एक्शन करना, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर और टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर अभी भी उनका ख्याल है कि हमें और काम करने की जरूरत है। तो इसका एक जो इम्पैक्ट आप देख सकते हैं वो आपने देखा कि फैटफ के ग्रे लिस्ट के ऊपर जब आप रहे हैं तो स्टॉक मार्केट का क्या रिस्पॉन्स था, और इसी तरह अब सुनने में आ रहा है कि टर्की को भी इन्होंने फैटफ ने ग्रे लिस्ट के अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो वहां भी आप देखेंगे कि वहां की भी जो स्टॉक मार्केट है या वहां भी जो इंटरनेशनल कंपनीज हैं वो भी उनकी इन्वेस्टमेंट आना, एफडीआई आना, इन सब चीजों पे इसका जो है वो इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, मैं ज़रा वकास अब्रेज साहब, वकास साहब बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़रा आहिस्ता आहिस्ता करके आज उस पर बात शुरू करते हैं। पहले एफएटीएफ पे आपकी ज़ाहिर कानूनी और माहिराना राय हमारे सबके लिए भी ज़रूरी है। एक बात बताइएगा, पाकिस्तान की कारकर्दगी तसल्ली बख्श है, लेकिन आखिरी शर्त से मुंसलिक 6 निकात पर अमल करना होगा। पाकिस्तान को अपनी सज़ा के निज़ाम को बेहतर बनाना होगा। यूएन के नामजद करदा 1376 दहशतगर्दों को सजाएं देनी होंगी। सर 2018 जून से हम ग्रे लिस्ट में हैं और इसकी बड़ी वजह भारत की लॉबिंग है। देखिए इस्लाम साहब, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ तेली माह से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। एक बड़ा प्रेजुडिस, बायस्ड और एक अनफेयर एटीट्यूड अडॉप्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान ने जो 27 निकात इनको दिए गए थे उसमें से 26 के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लेजिस्लेशन की है, चाहे हमारे एंटी टेररिज्म और लॉज की बात की जाए, हमारी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात की जाए, तमाम तर जितनी भी ज़रूरी इसके अंदर अमेंडमेंट्स थी वो पाकिस्तान ने की, और पाकिस्तान को पॉलिटिकल अपोनेंट की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, लेकिन अल्टीमेटली इवेंचुअली जो कौम के मुफाद में बेहतर था तमाम स्टेक होल्डर ने उस पर लेजिस्लेशन की। तो मैं ये समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को मरूज हाथ रखते हुए पाकिस्तान को अब ग्रे लिस्ट में नहीं रहना चाहिए था। सेकेंडली जो बात की गई कि पाकिस्तान अगर ग्रे लिस्ट में है तो दुनिया के दूसरे जो ममालिक हैं तिजारत में, ट्रेड में, बिजनेस में ये चीज़ें इम्पैक्ट करेगी। मेरे ख्याल में स्लाइटली टू सम हाउ ये चीज़ें इम्पैक्ट करती है, बट नॉट इन द लार्जर इंटरेस्ट ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। देखिए जो इंडिया की एग्जांपल आपके सामने है, कश्मीर में उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, जो बर्बरियत जो जुल्म वहाँ पर ढाए गए, तो क्या इंडिया के साथ पूरी दुनिया की जो तिजारत है, जो बिजनेस है, जो चीज़ें हैं वो इम्पैक्ट करेगी? बल्कि हमारे इस्लामी ममालिक भी उनके साथ तिजारत करते हैं। लिहाजा यूँ पाकिस्तान को स्पेसिफिकली जो धकेलने की कोशिश की जाती है ग्रे लिस्ट के अंदर, और इकोनॉमी के हवाले से, बिजनेस के हवाले से, ट्रेड के हवाले से प्रेशराइज करने की कोशिश की जाती है, पाकिस्तान ने बड़ा आसन किरदार अदा किया है। ये तमाम चीज़ें अपनी असेंबली में लाए, यहाँ पे इस पे प्रॉपर लेजिस्लेशन की, हमारे हाउस के अंदर डिबेट्स हुई और बड़ी गौरव होश के बाद इसके ऊपर जो नेसेसरी अमेंडमेंट्स थी वो पाकिस्तान ने की, और इस वक्त जो मौजूदा 26 निकात पे पाकिस्तान लेजिस्लेशन कर चुका है, और मैं समझता हूँ बतौर स्टूडेंट लॉ। सर मैं एक ब्रेक पर जाना है वकास, मैं वापस आऊँगा तो आपसे इस पे मजीद भी बात करता हूँ कि 26 निकात पर काम हो गया, एक रह गया था, लेकिन उसके साथ फिर 6 मजीद चीज़ें जोड़ दी हैं। अब ये इसी तरह बढ़ता रहेगा मामला, या फिर ये कहीं जाके इसका स्टॉपेज होगा या नहीं? वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। और ब्रेक पर जाने से पहले एफएटीएफ के चंद निकात पर बात हो रही थी। पाकिस्तान के लिए जो एफएटीएफ की तलवार एक बार फिर लटका दी गई, उसके कानूनी नुक्ते वकास अब्रेज साहब ने हमें बताए भी, बैरिस्टर साहब ने बड़ी क्लोजली सारी चीज़ों का बताया और बताया कि किस किस तरीके से इंडिया लॉबी करके कहाँ कहाँ पर पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता रहा भी है, कर रहा भी है। हारून अस्करी साहब, सर इसकी जो एफएटीएफ की तलवार पाकिस्तान पे लटकती है, हम देखते हैं इसका असर हमें स्टॉक मार्केट में भी दिखाई देता है, हमें कमोडिटी मार्केट में भी दिखाई देता है, हमारी एक्सपोर्ट्स पर भी दिखाई देता है। हर तबका इससे बहुत ज़्यादा असर भी लेता है, दबाव भी आता है। ज़ाहिर है मईशत पे एक डायरेक्ट मसाइल की सूरत में ये हम पर लटक रही है। सर आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं? काम कर रही है गवर्नमेंट, 26 निकात पे काम करके चली जाती है, वो 6 नुक्ते और जोड़ के दे देते हैं। देखिए, जैसे वकास साहब ने बिल्कुल सही कहा कि दिस इज टू पुट इट इन अ ब्रीफ सेंटेंस, दिस इज पॉलिटिकल। और पाकिस्तान ने एफएटीएफ के हवाले से जो काम अभी तक कर चुके हैं, 27 नुकात में से 26 नुकात जो हैं वो पूरे कर चुके हैं, और जो बाकी रह गए हैं उसके जो शराइत हैं वो भी मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर बातचीत जारी है।
लेकिन अगर आप और मुल्कों को देखें तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं, ख़ास तौर से हिंदुस्तान के, जहाँ पर फटाफ की जो बाकी शिकें हैं उनका वहाँ पे हमारे से ज़्यादा जो है वो ब्रीच नज़र आ रहा है। तो ये पॉलिटिकल है और इसका गहरा ताल्लुक पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से है। पाकिस्तान और इसका ताल्लुक क्योंकि एक्सपोर्टर से मार्केटिंग के हवाले से तो है, लेकिन इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एक्सपोर्ट पर नहीं है। डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका स्टॉक एक्सचेंज पर इन्वेस्टर सेंटिमेंट के हवाले से ज़्यादा है। इन रियल टर्म्स, इन डायरेक्ट कनेक्शन, क्योंकि पाकिस्तान जब पहले ग्रे लिस्ट में था 2013 और 14 में, उस वक्त पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी। तो इन्वेस्टर के सेंटिमेंट पर इसका बड़ा असर पड़ता है। ये एक सियासी बात है। पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाया जा रहा है, ख़ास तौर से आजकल, क्योंकि अब तालिबान अफगानिस्तान में आ गए हैं और पाकिस्तान के को जो है वेस्ट और ख़ास तौर से अमेरिका चाहता ये है कि इन लाइन आ जाए उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से। तो ये प्रेशर IMF का भी और ठीक फटाफ है, का मैं भी ज़रा सर और इस पे बाकी थोड़ी सी बात अब इससे आगे बढ़ के भी कर लेते हैं। आपने खुद भी जिक्र किया है कि प्रेशर आएगा। राना साहब, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जिसे FDI कहा जाता है, बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान से इनखला हुआ है 2018 के बाद से, जब से FATF की तलवार लटकी। मैं सारे अदाद-ओ-शुमार देख कर आपसे बात कर रहा हूँ। मुझे बताएं, हम कामयाब हो पाएंगे दोबारा से फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान लाने के लिए? हमारे पास पहले भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पावर सेक्टर में ही दिखाई दे रही थी, वो भी ज़्यादातर उसका बड़ा हिस्सा चाइना से था। बिल्कुल, देखिए एक रिसर्च पेपर के मुताबिक फैटफ की ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान की इकोनॉमी को 38 बिलियन US डॉलर का नुकसान हुआ है। और इसमें डेफिनेटली जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो स्टॉक मार्केट में हो, चाहे वो आपके प्रोजेक्ट्स में हो, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आपके ऊपर फैटफ की तलवार लटकी रहे, सैंक्शंस का डर हो, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर कभी भी नहीं आता। तो मैं समझता हूं कि इसकी एक और जो वजह है वो कोरोना है। और कोरोना के अलावा अभी जो आउटलुक है पाकिस्तान की इकोनॉमी की, वो कोई बहुत शानदार नहीं है। जिस तरह अभी वर्ल्ड बैंक का जो रिव्यू आया, उसमें सिर्फ 3.4% ग्रोथ की प्रेडिक्शन है। तो ये सारे मामलात हैं जिसकी वजह से अभी मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की बहुत एक अट्रैक्टिव मुल्क नहीं है जहां फॉरेन इन्वेस्टर को हम ला सके। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ जो सीपेक जैसे प्रोजेक्ट्स थे, जिसके अंदर हमारा एक मुआहदा हुआ था और चाइना का अपना इंटरेस्ट था कि वो इसको लेके चले, वो प्रोजेक्ट्स भी स्लो हो गए हैं। और उसकी भी जो FDI आनी थी चाइना से, वो तकरीबन ना होने के बराबर है पिछले ये इस क्वार्टर के अंदर। तो बहुत कम है कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो इसके लिए आपको बिल्कुल ये फैटफ के ऊपर भी आपको कंप्लायंस करनी पड़ेगी, जो भी है। अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी है, वो एजेंडा भी है दूसरे मुल्कों का, लेकिन इसको हमें बीट करना होगा आगे बढ़ने के लिए। सर, लॉबिंग करनी होगी। लॉबिंग बहुत सारी चीज़ों में ज़रूरी है। वकास साहब, एक चीज़ थोड़ी सी आपसे ये है कि टैक्सेशन वाले मामले पे अक्सर बात होती रहती है, लेकिन एक सेल्स टैक्स वाला मसला बार बार सर उठाता है। अच्छा, जिन एरियाज़ में सेल्स टैक्स के हवाले से छूट थी या इस्तिस्ना हासिल था, IMF की ये शराइत हैं कि उसको भी ख़त्म किया जाए। तो जब सेल्स टैक्स वाला मामला एक बार फिर लागू हो जाएगा तो महंगाई की एक नई लहर पाकिस्तान में आएगी। मुझे बताइएगा, टैक्सेशन रिफॉर्म्स के लिए जब हम कर्ज ले लेते हैं बाहर किसी भी बड़ी एजेंसी से, तो जाहिर है उसको कर्ज वापस करने के लिए उसकी बहुत सारी शराइत माननी पड़ती हैं। इसके क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं कि हम अपने टैक्सेशन की रिफॉर्म्स भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सामने है? देखिए, बिल्कुल आपने दुरुस्त बात की। चूंकि जो कि सेल टैक्स है, अगर इसमें हम बात करें, एक रिटेलर है, एक होलसेलर है, फिर एक कंज्यूमर है, 3-4 जगहों से होकर फिर डेफिनेटली कंज्यूमर जो है, अवाम है, उनको अल्टीमेटली इसका हर्जाना भुगतना पड़ता है। और इन्फ्लेशन भी इसकी वजह से होगी। जो कंडीशन, जो स्टिपुलेशन जो IMF के तहत के साथ या वर्ल्ड बैंक के साथ डिसाइड की गई हैं, जब तक आप उनके जो कर्जे हैं नहीं उतारेंगे, तो जो उनकी कंडीशन है, स्टिपुलेशंस हैं, या फिर वो आपको फर्दर ट्रांचेस ऑफ लोन जो है वो जारी नहीं करेंगे। तो अल्टीमेटली वी हैव टू गो विद द IMF और द वर्ल्ड बैंक, जो भी उनकी कंडीशंस होगी। सेकेंडली, जो आपने टैक्स रिफॉर्म्स की बात की, फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस गवर्नमेंट हम यही बात सुनते आ रहे हैं कि टैक्स रिफॉर्म्स करेंगे, कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम टैक्स के दायराकार में लाएंगे। बट आई पर्सनली बिलीव इफ़ यू फेल टू प्लान, यू प्लान टू फेल।
और गवर्नमेंट भी इसी स्ट्रेटजी के तहत मुझे नजर आ रही है। 12 इन्होंने एफपीआर के चेयरमैन को बदला, 3 से 4 दफा जो है वो तब्दीली तो नहीं आई, लेकिन एफपीआर के चेयरमैन को जरूर तब्दील कर दिया गया। जो पॉलिसीज के अंदर कंसिस्टेंसी थी वो नजर नहीं आई, एक कंजेक्टिव जो इनकी अप्रोच थी इस्लाहात के हवाले से वो नजर नहीं आई। और जो रिफॉर्म्स थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, टू बी वेरी कैंडिड, कि ये इसके अंदर रिफॉर्म्स हम तब तक नहीं ला सकते हैं लोगों को टैक्स के दायराकार के अंदर जब तक आप यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा, मैं चाहूंगा अगर एक शख्स को पता है कि मैं 50 विकास ये प्रोग्राम के लास्ट हिस्से में आपसे ये यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स जो है इस पर बात करूंगा। मैं ज़रा एक ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे तो अब ज़रा बात करेंगे। करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है और करंट अकाउंट खसारा बढ़ने के साथ साथ IMF के हवाले से जो खबरें हैं वो अभी कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि उनसे कोई बात होगी। इन दो चीज़ों का इस वक्त आगे जाकर क्या असर होगा, चूँकि महंगाई इस हद तक बढ़ गई है कि दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हम चौथा महंगा मुल्क हैं दुनिया में। वापस आते हैं ब्रेक से तो इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक जी। हारून अस्करी साहब, सर चाहूँगा ज़रा इस पर पहले बात कर लें कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत अरसा कंट्रोल में रहा, कोरोना वबा की वजह से तेज़ी से बढ़ रहा है और ख़बरें ये हैं कि मजमूई मुल्क की पैदावार यानी GDP के 41% तक पहुँच गया है। और ज़ाहिर है करंट अकाउंट डेफिसिट्स अब आगे बढ़ेंगे जब आपने इंटरनेशनल पेमेंट्स भी करनी होंगी। सर क्या मामला है, मॉनेटरी पॉलिसी का जब ऐलान हुआ तो 25 बेसिस पॉइंट्स और बढ़ा दिए गए, तो क्या मामला चल रहे हैं सर? देखिए, पाकिस्तान का बुनियादी मसला करंट अकाउंट डेफिसिट है और पिछले दिनों कोविड की वजह से और लैक ऑफ ट्रैवल की वजह से हमारा जो करंट अकाउंट था वो इतना ज़्यादा था नहीं आया पिछले साल, बल्कि सरप्लस में था। लेकिन जैसे ही डिमांड में इजाफा हुआ, चूँकि पाकिस्तान अब जो है वो एक इम्पोर्टिंग कंट्री है, यहाँ पे हम दालें इंपोर्ट करते हैं, वीट इंपोर्ट करते हैं, चीनी इंपोर्ट करते हैं, बाकी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। ऑयल सबसे ज़्यादा हमारा तकरीबन 14 या 15 बिलियन डॉलर का आता है। तो ये पाकिस्तान में जैसे ही ग्रोथ नज़र आती है तो जाहिर बात है कि चूँकि हम एक इम्पोर्टिंग कंट्री हैं तो उसकी वजह से हमारी इंपोर्ट में इजाफा होता है। ऑटो सेक्टर के हवाले से भी आपने देखा होगा पाकिस्तान में रिकॉर्ड कार सेल्स हुई हैं, तो उसकी वजह से भी हमारे पास तमाम तरह इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं वो इंपोर्ट होते हैं। तो अब करंट अकाउंट का एक ही हल है, वो ये कि पाकिस्तान में एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का जो काम है वो कोई शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लानिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का काम जो है वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं इस पे एक्चुअली वक्त की थोड़ी सी कमी थी तो मैं चाहूँगा 2-3 सवाल आप तीनों हजरात से कर लूँ इसी पर। राना साहब, दो चीज़ें, एक तो करंट अकाउंट डेफिसिट का बताइएगा, दूसरा हम चौथा महंगा मुल्क हो गए दी इकोनॉमिस्ट के मुताबिक, कैसे ज़िंदगी बसर करेगा आम आदमी? देखिए, बहुत संगीन चैलेंजेस हैं आगे आने वाले दिनों में। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एक्सचेंज रेट का है कि डॉलर जो है उसकी कीमत रुपए के हिसाब से बढ़ती जा रही है, इसको रोकना होगा। अगर इसको स्टेबलाइज हमने एक्सचेंज रेट को ना किया तो महंगाई जो है वो बेकाबू रहेगी, क्योंकि आप एक नेट इंपोर्टिंग मुल्क है और अभी तक जो पिछला क्वार्टर गुजरा उस पर तकरीबन लगभग 12 अरब डॉलर का तजारती खसारा है। और यही वजह है कि करंट अकाउंट के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है और जो प्रिडिक्शन है वो 13 से 14 अरब US डॉलर की करंट अकाउंट डेफिसिट की है। अब इसको किस तरीके से मैनेज किया जाएगा? आपको डॉलर्स बोरो करने पड़ेंगे, आपको अपनी इंपोर्ट्स जो है उस पर सख्ती करनी पड़ेगी। हुकूमत ने ऑलरेडी ऑटोमोबाइल पॉलिसी के अंदर जो है वो फाइनेंसिंग को 3 मिलियन की हद तक रोक दिया है और 30% मार्जिन पे जो है अब बैंक फाइनेंस करेंगे। तो ये इस तरह के इकदाम हुकूमत ले रही है जिससे इंपोर्ट को, क्योंकि ज्यादातर ऑटोमोबाइल के पार्ट्स जो है इंपोर्टेड होते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो चीजें होनी चाहिए थी वो ये थी कि हमें, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, हमें आटा, चीनी, इन चीजों को जो है वो इंपोर्ट नहीं करना चाहिए था। हमें यहाँ जो है वो सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए थी। अभी चौथा साल PTI का है और आज भी हम इन चीजों की, जो कि पहले हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनको हम इंपोर्ट करने पे ठीक है, मैं चाहूंगा जरा इस पे
आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त। तमाम तर व्यूज़ के मुताबिक मैं ज़रा इस पर एक दो सवालात आप लोगों से अगर टाइम मिला तो और भी करता हूँ। वकास साहब ये बताएं वो कौन से पॉइंट्स हैं आप जिक्र कर रहे थे, मैं चाहूँगा ज़रा दो चार हमें पॉइंट्स भी बता दें कि जिस पर रिफॉर्म्स होना बहुत ज़रूरी है टैक्सेशन के हवाले से। देखिए इस्लाम, जब तक आप यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे तब तक लोग पाकिस्तान के अंदर टैक्स चोरी बनते रहेंगे, और जो उनका ड्यू टैक्स गवर्नमेंट की तरफ पेंडिंग है, ये जो उनकी लाइबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बिल्कुल अदा नहीं करेंगे। एक शख्स को पता है कि अगर उसका टैक्स जो है वो 50 लाख से नीचे है या 25 लाख से नीचे है, तो वो जो 5% के स्लैब में या 10% के स्लैब में गिरेगा, तब वो क्यों कर कोशिश करेगा कि वो 35% के स्लैब में आए और 1 करोड़ पे वो 35 लाख टैक्स दे। लिहाजा सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है पूरी दुनिया के महज़ब माशरों में या लॉ इन्फोर्सिंग जितनी भी स्टेट्स हैं वहाँ पे यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स नज़र आता है। तो आप जितना मर्जी पैसा कमाएं, आपका जो यूनिफॉर्म रेट ऑफ टैक्स है उसके मुताबिक ही आप उसको पैसे को जो टैक्स आपका बनता है वो अदा करें। सेकेंडली, मैं ये समझता हूँ कि इमरान साहब को जो राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब का जो कंसेप्ट इन्होंने दिया था, FBR के अंदर भी वो इंट्रोड्यूस करवाने की ज़रूरत है। अगर आप दर्जी से ऑपरेशन करवाएंगे और डॉक्टर से कपड़े सिलाई करवाएंगे तो फिर पेट भी फटेगा और कपड़ों का भी सफा सत्यानाश होगा। मीनिंग देयर बाय कि राइट ठीक, पर्सन फॉर द राइट जो आपका जो कंसेप्ट है वो ज़बरदस्त। देना वकास पड़ेगा। साहब बहुत बहुत ऐसा शुक्रिया। बाकी साहब की बैरिस्टर जो वकास स्टेटमेंट थी अब्रेज़ वो खान, बड़ी बड़ी। बहुत शुक्रिया सर। बैरिस्टर वकास अब्रेज़ खान माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। हारून अस्करी साहब का भी शुक्रिया, साबिक MD पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। माहिर मुआशियात राना एहसान अफजल खान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।